बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 को। मल्टीपल इंटीग्रल्स को हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल इंटीग्रल के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और डबल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1 की जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मल्टीपल इंटीग्रल की एप्लीकेशंस है कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स जो है कि मल्टीपल इंटीग्रल्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो मल्टीपल इंटीग्रल्स का मतलब ये है कि डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल जो है उसके एप्लीकेशंस क्या है। मल्टीपल इंटीग्रल्स जो है वो ऐसे नॉन होमोजेनियस सॉलिड एंड सरफेसेस जो है उनका हम एरिया वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 में एरिया और वॉल्यूम फाइंड की थी, लेकिन वो ऐसे फंक्शन थे जो बाउंडेड थे, यानी बाउंडेड फंक्शन का हमने एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया था। लेकिन हम क्या करते थे कि एक लाइन के ऊपर उसको हम रिवॉल्व करते थे, या अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हम उसको रिवॉल्व करते थे। यहाँ पे जो है वो ऐसे शेप्स होंगे, ऐसे सरफेसेस होंगे जो इर्रेगुलर होंगे, तो उनका हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे शेप ऐसे या सॉलिड होंगे, सॉलिड्स होंगे जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, उनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट जो है और सेंटर ऑफ मास जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीपल इंटीग्रल की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ये है कि हमारे पास ऐसे जो जहाज है, जो समुद्री जहाज है, उनका सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और जो किसी झील की जो गहराई है, एवरेज गहराई है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल जो है, सबसे पहले हम डबल इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे और डबल इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले नंबर पे हमारे पास ये है कि फंक्शन जो है एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो फंक्शन। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कांस्टेंट मल्टीपल, यानी हमारे पास एक सी जो है एक कांस्टेंट नंबर है और वो इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस फंक्शन का डबल इंटीग्रल एट रीजन आर जो है वो हमने फाइंड करना है। आर का मतलब रीजन है, एंड डी ए जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हमारे पास डी ए का मतलब क्या है। तो सी को हम बाहर निकाल सकते हैं और डबल इंटीग्रल ऑफ द आर, डबल इंटीग्रल एट रीजन आर ऑफ द फंक्शन, हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे डबल इंटीग्रल। इसी तरीके से हम सम और डिफरेंस जो है फंक्शन, दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो हम उसका इंटीग्रेशन जो डबल इंटीग्रल है उसका अलग-अलग हम फाइंड कर सकते हैं एट रीजन आर। और थर्ड नंबर हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड रीजन आर है, तो उसका डबल इंटीग्रल भी ग्रेटर देन 0 होगा। और हमारे पास अगर एक फंक्शन नंबर बी जो है वो एक फंक्शन है जी फंक्शन से ग्रेटर है ऑन आर है या इक्वल है, तो उनका डबल इंटीग्रल जो होगा वो भी ग्रेटर होगा जी से। एफ का डबल इंटीग्रल जी से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। नंबर 4 ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम रीजन आर के ऊपर जो फंक्शन है उसका डबल इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं। तो हम उस रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करके हम उसको दो रीजन में R1 और R2 रीजन में डिवाइड करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं 13.6 जो डिफिनीशन है। यहाँ पे हमारे पास जो हमने लिखा था कि रीजन आर का मतलब क्या है, जो आर हमने लिखा था वो ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक जो है फंक्शन है, और डी ए का मतलब डी वाई और डी एक्स है या डी एक्स डी वाई है। अब नंबर 1 पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो डी एक्स है इसके रिलेटेड ये जो इंटीग्रल है ए और बी है, और वाई से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन है वो सी से लेकर डी तक है, ये वाला होगा। यानी इस फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन होगा वाई के लिहाज से और उसमें ये लिमिट पुट करेंगे सी और डी। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी और सी और डी लिमिट पुट करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी और उसमें ए और बी लिमिट पुट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है नंबर 2 पॉइंट, जिसमें हमारे पास फंक्शन है
और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पहले x के लिहाज से होगा, फिर उसके बाद y के लिहाज से होगा, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसी डिफिनीशन को हम एक्सरसाइज के अंदर जो 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द आइट्रेटेड इंटीग्रल को हम फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं और इसी डिफिनीशन नंबर 1 को हम 13.6 को इसमें यूज करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर y क्यूब जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ गया फॉर y क्यूब -2 से लेकर 1 तक x dx प्लस y कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, -2 से लेकर 1 तक dx। यहाँ पे गौर से देखना है कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये x और y के ऊपर है, लेकिन x के लिहाज से इंटीग्रेशन होगा, सो y कांस्टेंट रहेगा और y को हम बाहर रखेंगे और x को सिर्फ देखेंगे और x का इंटीग्रेशन होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जब x का इंटीग्रेशन होगा तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा इंटीग्रल। तो सेकंड नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे 4y क्यूब अपनी जगह पे और x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, प्लस y इंटू x -1 और ये -2। लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो ये है। अब इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी, 0 से लेकर 3 तक लिमिट पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन करने के बाद जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेकर 3 तक लिमिट, तो ये आंसर आ गया -117। यहाँ पे हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर इसमें हम ऑर्डर चेंज कर ले, पहले जो है वो y के लिहाज से इंटीग्रेट करें और फिर x के लिहाज से इंटीग्रेट करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब। तो हर वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट जो है डिस्कस किए हुए हैं कि अगर टू आइट्रेटेड इंटीग्रल जो है वो उसका रिजल्ट इक्वल होगा हमेशा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर ऑर्डर जो है आप इंटीग्रेशन इज इमटेरियल, इसका कोई वैल्यू इतना नहीं है। अगर आप फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 13.8 जो हमारे पास एक थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके दो पॉइंट है। अगर कैलकुलस की बुक जो है स्कास्की में ये 13.8 है और तामिस्फी बुक में जो है वो 15 चैप्टर में से है और वहाँ पे थ्योरम नंबर 2 के लिहाज से है और 15th थ्योरम कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पे देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ऑन द रीजन R। सो जो 13.6 के दो पॉइंट थे उसी को यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। If R is defined by A is less or equal to L, X less or equal to B, A की वैल्यू जो है वो X और X जो है वो A और B के बीच में है, क्लोज इंटरवल है। G1 फंक्शन ऑफ X है is less than Y and less or equal to G2 होगा। So G1 and G2 is continuous in A B क्लोज इंटरवल है। So उसका जो डबल इंटीग्रल R F of X Y D A है और उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं A से लेकर B तक, और वहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 1 पॉइंट था 13.6 में C से लेकर D। तो अब C और D की जगह हमारे पास फंक्शन है G1 एंड G2 और ये X का है तो RX रीजन है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है रीजन हमारे पास क्या है, C is less or equal to Y, Y is less or equal to D है, and H1 of Y is less or equal to X and X less or equal to H2। H1 और 2 कंटिन्यूस होगा C और D क्लोज इंटरवल में। सो 13.6 का जो सेकंड पॉइंट था एट रीजन R F of X Y D A जो है वो हमारे पास क्या होगा, C से लेकर D तक। वहाँ पे हम A से लेकर B लिख देते हैं। अब A और B की जगह हमारे पास H1 of Y और H2 of Y होगा फंक्शन एंड dx dy होगा। इसी दो पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डायग्राम में। तो आइट्रेटेड डबल इंटीग्रल जो है फॉर RX रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैं जब G1 और G2 को अगर आप ड्रा करूँगा तो मेरे पास बाउंडेड रीजन होगा। तो ये y इज इक्वल टू G1 ऑफ X है और ये y इज इक्वल टू G2 ऑफ X है। ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है। ये लोअर फंक्शन है, इसको हम अपर फंक्शन कहेंगे। ये A और B X की वैल्यू जो है, X की वैल्यू क्या है, लेस आर इक्वल टू B। तो हमारे पास ये X और X की वैल्यू है A और B, और ये A और B की वजह से ये दोनों ग्राफ का जो बाउंडेड रीजन बन रहा है वो ये पॉइंट है।
इसको जब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा, आर एक्स रीजन में हमारे पास है ए से लेकर बी तक है, G1 से लेकर G2 तक है, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स। ये जो डी एक्स लिखा हुआ है यानी पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो उसमें G1 और G2 पुट करेंगे, और फिर x के लिहाज से इंटीग्रेशन होगा तो उसमें a और b पुट करेंगे। अब ये आर एक्स रीजन लिखा हुआ है तो आर एक्स रीजन का मतलब ये है कि x के लिहाज से इंटीग्रेशन आखिर में होगी। सेकंड जो पॉइंट था उसको हम आर वाई रीजन कहेंगे, और आर वाई रीजन को हमने यहाँ पे ग्राफ जो है x=h1 ऑफ y है और x=h2 ऑफ y है। ये रीजन बाउंडेड है c और d के पॉइंट में। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे c से लेकर d तक होगा, h1 से लेकर h2 तक इंटीग्रल होगा, f ऑफ x होगा dx एंड dy। जब आर वाई रीजन के लिहाज से बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि y के लिहाज से इंटीग्रेशन लास्ट में होगी और उसमें कांस्टेंट c और d पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए x के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो a और b जो है वो लास्ट में पुट होंगे, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन g1 ऑफ द फंक्शन ऑफ x है, g2 इज द फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे आर वाई रीजन में हमारे पास h1 इज द फंक्शन ऑफ y, h2 इज द फंक्शन ऑफ y होगा। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। 16 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है कि -1 से लेकर 1 तक है, ये देखिए x³ से लेकर x+1 है। पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेंगे और फिर उसके बाद आखिर में x के लिहाज से इंटीग्रेशन है। तो y के लिहाज से पहले इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ y पे 3xy आ गया और ये 2y² डिवाइड बाई 2 आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें। जब ये वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन का ये वैल्यू पुट करने के बाद ये फॉर्म आ गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया। यहाँ पे मेरे पास जो 3x² है x² के साथ हो जाएगा 3x, 2x के साथ हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया। इसमें से -1 से लेकर 1 तक वैल्यू पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 13.1 एक्सरसाइज का 0 से लेकर 1 तक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर उसके बाद y के लिहाज से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई x के लिहाज से इंटीग्रेशन है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया x³ डिवाइड बाई 3 प्लस y² x आ गया। अब इसमें ये लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो y-1³ है तो क्यूबिकल फार्मूला a-b³ और ये y-1³ जो है इसका क्यूबिकल फार्मूला यानी a-b³ वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्म बन जाएगा मेरे पास। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिलेशन हो जाएगी। कैंसिलेशन होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी और उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्म बन गया। अब इसका हम y के लिहाज से इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, और y के लिहाज से इंटीग्रेशन होगा सो y/4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2y² डिवाइड बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। पहले 1 पुट करेंगे फिर 0 पुट करते हैं तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 1 से लेकर 2 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे हमने ये कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास 1 से लेकर 2 तक x³ डिवाइड बाई x dy। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी का इंटीग्रेशन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं रफ साइड पे यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा e⁻f(x) आ गया। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, फार्मूला ये है कि e⁻f(x) है, तो f'(x) जो है अगर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीपल में है तो तब हमारे पास e⁻f(x) प्लस c आंसर आएगा। इसीलिए मैं फिर यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। ये है इंटीग्रल e⁻y डिवाइड बाई 10 dy। अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देखूंगा कि y डिवाइड बाई 10 का डेरिवेटिव क्या है 1/10। सो 10 से मल्टीप्लाई किया और 1/10 लिख दिया। अब जब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जब डेरिवेटिव आ गया तो e⁻y डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई प्लस c आंसर आ जाएगा। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि y डिवाइड बाई 10 का इंटीग्रेशन क्या है, यानी x कांस्टेंट है और y के लिहाज से इंटीग्रेशन होगी, सो x इज कांस्टेंट। सो हम यहाँ पे देखेंगे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
हमने x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1/x की ज़रूरत है तो 1/x को अंदर ले जाते हैं, तो मेरे पास ये आ गया 1/x, यहाँ पे आ गया, एक x यहाँ पे आ गया। अब इस e पावर y डिवाइड बाई x का जब डेरिवेटिव यहाँ पे है तो इसका इंटीग्रेशन आसानी के साथ e पावर y डिवाइड बाई x हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, और लिमिट क्या है, x और x क्यूब है। सबसे पहले x पुट करते हैं, फिर x क्यूब पुट करेंगे, तो मेरे पास ये x डिवाइड बाई x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई x आ गया। एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो x e पावर x एंड x e पावर x स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन जो है x e जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दिया 1 से लेकर 2 तक, x dx माइनस 1 से लेकर 2 तक e पावर x स्क्वायर इंटू x dx। वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जो पावर में है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। सो 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ गया 1 से लेकर 2 तक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो अब हम इसका इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं, e पावर x स्क्वायर है, 2 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।